जो लोग हैं बदलाव के मूड में हैं, वो जो हैं त्रस्त हैं। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से युवा त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, बुजुर्ग त्रस्त हैं, तो वो चाहते हैं कि बदलाव आए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि तरह तरह की डिग्रियां हो। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पे अप्लाई करूं और जो कैंडिडेट है वो करें, तब वो चीज़ें काम आती हैं। काम यहाँ पे जो बात आ रही है कि आप कितना लोगों के लिए काम किए हैं, वहाँ उसके लिए उनकी डिग्री जो है वो फेल डिग्री है। ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ये रहते हैं। उस इलाके की भी हालत आप देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई है, आप घूम जाइए यहाँ दीघा विधानसभा के अंदर अंदर की गलियों में, तो हालत आपको दिख जाएंगी। यहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो जीरो है। यहाँ पे अगर बीमार पड़ गया तो उसको बिना पैरवी के यहाँ पे बेड नहीं मिलता है। कि जो गरीब जो हैं उनको इससे बाहर करने का जो प्लान इन लोगों का है कि जो झुग्गियां तोड़ दे, बुलडोजर चलाएं। यहाँ पे कितनी हिंसाएं हुई हैं अभी 20 साल के पीरियड में, वो बता दें। पहले के बारे में कितना हुआ है वो बता दें। डेटा के ऊपर बात करें। हम ये जुमलेबाजी वाले लोग नहीं हैं। अभी कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें रोजगार की बात की गई है। लोगों का सवाल है कि हर घर में सरकारी नौकरी महागठबंधन देगा। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम, और विधानसभा चुनाव में आज हम हैं दीघा विधानसभा सीट में, और हमारे साथ है दिव्या गौतम, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इस बार CPIML की इकलौती महिला कैंडिडेट है जो मैदान पर है, और उनसे बातचीत करेंगे, उनके प्रचार के बारे में जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं आने वाले चुनाव के लिए, क्या उनका विजन है दीघा विधानसभा सीट के लिए। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी से संजीव चौरसिया जो है विधायक है, उनके अपोजिट में इस बार दिव्या लड़ रही है। तो इस यहाँ के ट्रायंगल मुकाबले में, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट बिट्टू सिंह भी है, क्या उनकी लड़ाई है, कैसी तैयारी है, सारी चर्चा करेंगे दिव्या गौतम से। बिहार में त्योहारी सीजन खत्म होते ही चुनाव का जो माहौल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गया है। तो अब कुछ ही दिन बच गए फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए। मैं इस वक्त हूँ पटना की दीघा विधानसभा सीट में, और हमारे साथ प्रत्याशी हैं दिव्या गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल है आपसे, इकलौती महिला कैंडिडेट है इस बार आप। इकलौती नहीं है, और भी जो माले की तरफ से आप ही दिखिए मुझे। अच्छा, माले की तरफ से आप बोल रहे हैं। मुझे लगा कि दीघा विधानसभा में कुछ महिलाएं भी हैं। हाँ, महिलाएं बहुत कम हैं हर दल में, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यही बात मैं हर प्लेटफॉर्म से यही बोलती हूँ कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि 33% रिजर्वेशन कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो अपनी तरफ से महिलाओं को टिकट्स दें। लेकिन ये जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस जो है, वो अभी भी कहीं भी जाइए, किसी के भी रैली में जाइए, उसमें बस पुरुष ही नज़र आएंगे। तो ये जो पब्लिक स्पेस है वो बहुत ही मेल डोमिनेटेड है। महिलाएं बहुत कम निकल रही हैं, क्योंकि स्पेस में बोलना, एक ऐसे स्पेस में जहां हमेशा से सदियों से पुरुष रहे हों, उस जगह पे इंटरवीन करना बहुत मुश्किल है। समय तो लगता है, लेकिन समय बदलेगा। पिछली बार शशि यादव रही थी, इस बार दिव्या गौतम है। 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे, है ना। और ऐसे समीकरण देखे जाए तो बट रहे हैं इस बार वोट यहाँ के। दिव्या गौतम अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, समीकरण जो भी हो, लेकिन आज इस बार जो है वो जो लोग हैं बदलाव के मूड में हैं, वो जो हैं त्रस्त हैं। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से युवा त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, बुजुर्ग त्रस्त हैं, तो वो चाहते हैं कि बदलाव आए। और इस वजह से ही आपको ये जो लोगों के अंदर में ये उत्साह दिख रहा होगा कि वो अब इस बार बदलने के मूड में है, और वो चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो उनके लिए रोजगार की गारंटी करे। ऐसी सरकार आए जो महिलाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए वो काम करे। ऐसी सरकार आए जो सभी गरीबों, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी ज़मीनों का ये हो। ऐसी सरकार आए जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सपोर्ट करे। अभी जो BPS जो भी सरकारी फॉर्म्स हैं उसको फ्री करने की बात हुई है मैनिफेस्टो में, महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। तो ऐसी सरकार आए जो सोशल जस्टिस की बात करे। ऐसी सरकार आए जो जेंडर जस्टिस की बात करे। तो इसी वजह से आपको ऐसा माहौल दिख रहा है, और ये दिखना ही चाहिए। यहाँ की बात की जाए तो जो दीघा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं संजीव चौधरी और चौरसिया और दिव्या गौतम, ठीक है, आप प्रोफेसर है, वो भी डॉक्टरेट है ना, पढ़े लिखे का कोई मामला नहीं रह गया। आपको लगता है कितना जरूरी है? एक तरफ जहाँ बात होती है कि अच्छा ये फलाना इतना पढ़ा, उसकी डिग्री फर्जी, एक तरफ कैंडिडेट जो है इस बार बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट, और पढ़ाई का कितना महत्व है? देखिए, पढ़ाई का मतलब
ये होता है कि आप कितने लोगों के लिए काम करने लायक हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि तरह तरह की डिग्रियां हो। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पे अप्लाई करूं और जो कैंडिडेट है वो करें, तब वो चीज़ें काम आती हैं। काम यहाँ पे जो बात आ रही है कि आप कितना लोगों के लिए काम किए हैं, वहाँ उसके लिए उनकी डिग्री जो है वो फेल डिग्री है, इसको फेल डिग्री कहेंगे। क्योंकि वो 10 साल तक जहाँ कहीं भी आप जाएं, वहाँ पे सड़कों की हालत, अगर आप थोड़ी देर भी किसी भी कॉलोनी में चले जाएं तो मैन हॉल खुले दिखेंगे, नाले खुले दिखेंगे, चकाचक का सही नज़ारा आपको दिख जाएगा। तो लोग जो हैं, इनको समय देने के बाद इनकी सारी डिग्रियां जो हैं वो फेल हो चुकी हैं, और ये लोग उनको कहीं जाते हैं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे इवन पाटलिपुत्रा एरिया, जिसको पॉश एरिया कहा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ये रहते हैं, उस इलाके की भी हालत आप देखिए। थोड़ी सी बारिश हुई है, आप घूम जाइए यहाँ दीघा विधानसभा के अंदर अंदर की गलियों में, तो हालत आपको दिख जाएंगी। यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी हालत देखिए। 25 से ज्यादा स्लम जो है उनको खत्म कर दिया गया है, उनको कोई रिहैबिलिटेट नहीं किया गया है। तो ना उनके साथ गरीबों का साथ है, ना वो समीकरण बिछा करके वो सोचते हैं कि जो लोग ट्रेडिशनली उनको वोट देते आए हैं हमेशा से, वो भी इनसे परेशान हैं कि किसी के नाम पे वोट मांग लें, किसी के उस पे मांग लें वोट। तो वो अब इस बार जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। 10 साल तक उनको वक्त दिया गया और उन्होंने जस्टिस नहीं किया यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के जो लोगों के साथ, तो वो बदलाव करेंगे। दीघा विधानसभा को अगर देखा जाए, आपने कहा है कि यहाँ से लोगों को जो झुग्गियां थी उनको हटा दिया गया। दिव्या गौतम इस बार क्या लाई है यहाँ की जनता के लिए, उनके अपना खुद का दीघा विधानसभा के लिए क्या मैनिफेस्टो? मैंने यही बात कही कि जो भी यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ जो ट्रैफिक्स के सवाल है, यहाँ की जो ओवरऑल, ये बस दीघा की ही बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता जो है वो चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो उनकी अच्छे क्वालिटी एजुकेशन में हो, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन बेहतर हो, रोजगार मिले। और जो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के पास आप खड़ी हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री के नाम जीरो हो गए हैं 20 साल में, पहले थे भी, अब तो वो जीरो हो गए हैं। तो इंडस्ट्रीज लगे ताकि लोग जो है, जो यहाँ की जनता जो है, उनके पास नौकरी हो, कमाई का साधन हो, बेहतर हेल्थ केयर हो। यहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो जीरो है। यहाँ पे अगर बीमार पड़ गया तो उसको बिना पैरवी के यहाँ पे बेड नहीं मिलता है, वो ठीक हो। जो यहाँ पे जो स्कूली सिस्टम है वो उसमें क्वालिटी एजुकेशन मिले। जो सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर रोक लगे। ये सारे सवाल, ये जो दीघा क्षेत्र है वो सभी के लिए रहने लायक हो। ऐसा नहीं हो कि जो गरीब जो हैं उनको इससे बाहर करने का जो प्लान इन लोगों का है कि जो झुग्गियाँ तोड़ दें, बुलडोजर चलाएं। यहाँ पे नेपाली नगर और इन जगहों पे बुलडोजर चलाते हैं, घूसखोरी जो चलती है, लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है, यहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार के निकल जाते हैं। इन सारी चीजों पे हम लोगों का काम होगा और बेहतर होगा। लेकिन एक बात बताइए कि इसकी चर्चा नहीं है, इस 20 साल की नहीं, पिछले 20 साल की पूरी चर्चा हो रही है, पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द इलेक्शन में घूम रही। महागठबंधन एज अ कैंडिडेट, महागठबंधन की आप इसको कैसे रखेंगे? उस जंगल राज को याद किया जा रहा है, इस 20 साल के बारे में कुछ भी? हम ये जो गुंडा राज की बात हम करेंगे, क्योंकि हम तो इस गुंडा राज में ही घूमे हैं, हम देखे हैं इस गुंडा राज को। और ये जो ये नैरेटिव तय करते हैं, नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश करते हैं, अगर हम ये नैरेटिव पे बात नहीं करेंगे, अब हम डेटा के ऊपर बात करेंगे। एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे कितनी हिंसाएं हुई हैं अभी 20 साल के पीरियड में, वो बता दें। पहले के बारे में कितना हुआ है वो बता दें। डेटा के ऊपर बात करें। हम ये जुमलेबाजी वाले लोग नहीं हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो अभी के समय में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो बात कर लें, अभी के समय में रोजगार क्या है वो बात कर लें, कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है, महंगाई कितनी बढ़ गई है वो बात कर लें। 20 साल पहले क्या था, किस तरह की नौकरियां मिलती थी, आज जो है संविदा पर भी नौकरियां नहीं मिलती हैं। सारी चीज का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है, लोगों का कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जो हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं उनकी हालत आप देख लीजिए, ना मजीठिया कमेटी का रिपोर्ट नहीं लागू किया गया है। तो इन सारे सवालों को हम उसकी बात करेंगे उस समय में जब वो उस पीरियड में 2 दिन का स्पेशल लीव महिलाओं के लिए पीरियड के समय में दिया गया। ये तो जेंडर जस्टिस का सवाल था। वैसी कौन सी चीजें अभी हुई हैं? हर चीज का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, हर चीज को मतलब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। और हम लोगों ने ये बात की कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो खत्म करके लोगों का जो बुढ़ापा है उसको
ये लोग खतरे में डालने की कोशिश किए हैं, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग ये करेंगे। तो ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर के जनता हमारे साथ है। हाँ, एक और बात बताइए, आपने संविदा कर्मचारियों की बात की थी, अभी कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें रोजगार की बात की गई है। लोगों का सवाल है कि हर घर में सरकारी नौकरी महागठबंधन देगा कैसे? जैसे वो 1 रुपए में 1000 से भी ज्यादा एकड़, मुझे पता नहीं, डेटा नहीं पता है। हाँ, अडानी को 1 रुपए में, हमें तो यहाँ 1 रुपए में 500 एकड़ जो जमीनें मिली हैं 1 रुपए में, हमें एक रुपए में कहीं जमीनें दिला करके बता दें कि बिहार की कौन से एरिया में है, दियरा से लेके कहीं भी 1 रुपए में जमीन मिल रही हो, वो इन लोगों से संभव है। तो बिल्कुल 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां मिल सकती हैं। तो ऑब्वियसली जो सारे परिवार को उनके स्किल के हिसाब से एक नौकरियां मिलनी चाहिए, ताकि उनका जो परिवार है वो सुरक्षित रहे, सामाजिक रूप से सुरक्षित हो। जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि पितृसत्तात्मक पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है, मैं बहुत देख रही थी आपकी इंटरव्यू, जहां भी ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया में जहां भी चली है, दिव्या गौतम नहीं, सुशांत राजपूत की चचेरी बहन चला, मेरी बहन चचेरी कहीं ममेरी, वैसे आपको वैसे पता है कि आप कुछ भी चल रहा है। एज अ दिव्या गौतम ये आपको कैसे फील होता है कि आप यहाँ खड़े, लेकिन आपको प्रेजेंट हमेशा एक्टर की बहन के तौर पे किया जा रहा है? देखिए, जो जैसे समाज में हम लोग रहते हैं, ये तो आप रियलिटी है कि जो जिस समाज में है उस हिसाब से लोग आपको अपने हिसाब से करेंगे, उनका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जो जिस आदमी से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है वो किसी बड़े धनाढ्य लोगों के बेटे नहीं थे। उन्होंने अपने दम पे अपने जीवन में काम किया और वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और उनसे अगर वो जोड़ते हैं, वो आप अगर अभी हमसे इंटरव्यू लेकर के गई, इतनी सारी बातें हुई, उसको बात ना करके ये जो अभी बात कर रही हैं अंतिम में, आखिरी में, उसको आप अगर अपना स्टिकर बना रही हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो नहीं बनाऊंगी। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जो लोग भी इंटरव्यू लेके जाते हैं तो ये अगर बनाते हैं तो ये आपकी आजादी है। हो सकता है कि आपको उनसे प्रेम हो, बहुत सारे इतने इस बिहार के लिए उन्होंने जो एक ये एस्टैब्लिश किया है अपने आप को, एक गौरव की बात है। लेकिन उनके जो एस्टैब्लिश उन्होंने जो किया, लेकिन यहाँ के कलाकारों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, उनका इस्तेमाल वो किए। हमें इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। वो मैं जब आंख खोली इस दुनिया में, तब से वो मेरे भाई थे, और जीवन भर जब मैं आंख बंद करूंगी तब तक वो मेरे भाई रहेंगे, प्रेरणा स्रोत रहे। एक बात बताइए, मुझे आज ही पता चला कि आपने कलाकार की बात की, आप खुद नाट्य मंच से रही है ना, छात्र राजनीति नाट्य मंच, अब मेन स्ट्रीम एकदम पॉलिटिक्स में आ गए। मुझे आप थोड़ा सा अपने नाट्य मंच के बारे में बताइए, क्योंकि इसकी चर्चा कहीं नहीं ज्यादा दिखती। नहीं, ये क्योंकि हम लोग कल्चरली जो है बहुत ही जो हमारे कलाकार हैं और जो हमारा कला है, बिहार का कला हमेशा जो है हाशिए पे रहा है। चाहे आप भिखारी ठाकुर को देख ले, अभी उनकी चर्चा ये लोग अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, लेकिन जो लोग इस विधा को कर रहे हैं उनकी हालत आप देखिए। जो भी लोग कलाकार हैं जो यहाँ पे थिएटर करते हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। और मैं बिल्कुल मेरा ये पैशन है और मैं इसको करती हूँ, थिएटर करती हूँ, लेकिन यहाँ के जो कलाकारों की हालत है उस पे ये लोग कभी काम नहीं करेंगे। जो लोग इनके स्पोक्स पर्सन बन के अपने कला का इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में, जिस तरह की फिल्में, अगर आप उनके पसंद के हिसाब से बात करें, उनकी पसंद के हिसाब से नाटक करें, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो यहाँ के जो कलाकार हैं उनके हाशिए पे हैं, अभी तक उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। ना फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए इस सरकार को सब कोई, कलाकार हो, सिविल सोसाइटी हो, यहाँ की जनता हो, सब चाहती है कि जाएं और नई सरकार आए, नया बिहार का निर्माण हो। आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है कि आपने एनसीआरबी डेटा की बात की, महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है डेटा के हिसाब से बिहार में ना। और अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में बच्ची है, वो जल गई। पहले बोला गया कि बच्ची को जला देगा, कोई लोग कह रहे कि नहीं जलाए, नहीं खुद जलिए। स्कूल में कैसे जली किसी को नहीं पता। पिछले साल एक दलित लड़की के साथ रेप होता, फिर उसे मार दिया जाता। महिलाओं की स्थिति पर आप क्या कहें? मैं यही बात कहूंगी कि महिलाओं की स्थिति जो है वो, आप एक तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। वो अगर आपने कहा ना कि क्यों पब्लिक स्पेस में महिलाएं कम दिखती हैं, इसी वजह से दिखती हैं क्योंकि ये बात ये नहीं करेंगे कि कितनी असुरक्षित हैं दलित महिलाएं हो या जो भी महिलाएं हैं, वो कितनी असुरक्षित हैं। और यहाँ पे दिन
दहाड़े पटना में जब गोली चलाई जा रही है तो इसमें हम बात क्या कर सकते हैं। वही मैं, आपने जो रिपोर्ट बताया वो इनकी दशा और इनकी जो बात है वो बहुत अच्छे से दिखाता है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।